Hello friend, I am Balwant Singh. I am assistant professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. And today we will discuss about basic concept of the sampling. सैम्पलिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की तरफ हम कन्वर्ट करते हैं. सो वी रिक्वायर द सैम्पलिंग. सो यहाँ पे सपोज करते हैं जनरली आपके जो सिस्टम होते हैं वो सारे कॉन्टीन्यूअस टाइम जो सिग्नल होते हैं जनरली सारे कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल होते हैं. विद द हेल्प ऑफ द सम बेसिक कंसेप्ट हम उसको कॉन्टीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में चेंज करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हमको सैम्पलिंग कंसेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ता है. सो टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स स्टार्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल बाय इट्स सैम्पल्स. एंड इसको समझने के लिए हमको इससे ही हमको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द सैम्पलिंग थ्योरम. सो यहाँ पे हमको तीन सिग्नल दिख रहे हैं. दैट इज x1n, this one is x1n, this is dotted signal is x2t and third one is x3t. और ये सारे क्या हैं? टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है. टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है ये सिग्नल, यानी कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल ये दिए हुए हैं. सो ऑल थ्री डिफरेंट कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल्स, ऑल ऑफ विच हैव आइडेंटिकल वैल्यूज एट द इंटीजर ऑफ कैपिटल टी. यहाँ पे हमने कैपिटल टी इंटीजर क्यों? क्योंकि आप अगर एक्सिस देखो तो 0t, 2t, माइनस 2t, माइनस 3t, this one is sorry, this is the minus t and so on, this is the 3t. okay, so यहाँ पे अगर which is identical values at the integer multiple of capital T, so we can write x1 kt is equals to x2 kt and is equals to x3 kt. means हम इनको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल कैन जनरेट ए गिवन सेट ऑफ सिंबल्स. इनफाइनाइट नंबर मीन्स अगर आपका कोई कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल है, दिस इज योर कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल. यहाँ से आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कितने इंस्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है, देखिए हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है. तो अगर मैं पूछूं तो आप क्या कहोगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड है. वही इसीलिए कहा जाता है कॉन्टीन्यूअस टाइम, कहा जा रहा है कि इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स, अगर हम कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल कोई दिया हुआ है, अगर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स लें, सो उसको हम उस सैंपल से हम कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल बना सकते हैं. सो अब इसको समझना है हमको कि इफ ए सिग्नल इज बैंड लिमिटेड, व्हाट इज बैंड लिमिटेड सिग्नल? बैंड लिमिटेड सिग्नल इफ इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज जीरो outside the finite band of frequency and if the sample is taken sufficiently close together in a relation to the highest frequency present in the signal, then samples uniquely specify the signal and we can reconstruct it perfectly. means अगर हमने किसी continuous time signal को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाया, उसके बाद डिजिटल सिग्नल बनाते हैं, तो अगर हमने सफिशिएंटली, अगर मान लो सपोज करो, टू बेटर अंडरस्टैंड, ये आपका एक कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल है, यहाँ पे आपने इसके सैंपल ले लिए. ठीक है, सैंपल ले लिए. अब इसी सिग्नल से, मतलब अगर हमने इसको सैंपल लिए हैं तो आप समझिए कि आपको अब इस समय ये सिग्नल मिला है. ये सिग्नल मिला. अब इस सिग्नल से फिर अगर आपको कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल बनाना है तो इसके बीच का डिस्टेंस बहुत मैटर करता है. अगर हमने इसको एक नियम के तहत लिया है तो आप सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वही सिग्नल कॉन्टीन्यूअस, यानी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कॉन्टीन्यूअस से हमने डिस्क्रीट बनाया और फिर डिस्क्रीट से कॉन्टीन्यूअस बना सकते हैं जब एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बीच का जो डिस्टेंस है वो सफिशिएंटली क्लोज हो. ठीक है, and this result is known as sampling theorem. And
is profound importance in the practical application of the methods of signal and system analysis. इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अच्छे तरीके से समझने के लिए जो मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले तो कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बनाएंगे कैसे। सपोज करते हैं यहाँ पे एक उसको इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग टॉपिक को समझते हैं। यहाँ पे आपका एक कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल दिया हुआ है, दिस इज द योर कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल एंड दिस इज द इम्पल्स ट्रेन मीन्स डेल्टा टी फंक्शन दिया हुआ है। ये आपका डेल्टा टी है। अगर मैं कहूँ, अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, डेल्टा टी माइनस 1 है। ये क्या है, डेल्टा टी माइनस 2 है। इसी तरह डेल्टा टी माइनस 3 है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा टी प्लस 1 है एंड सो ऑन। तो इम्पल्स ट्रेन है यानी कलेक्शन ऑफ इम्पल्स फंक्शंस एट द डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, इसीलिए इसको कहा जाता है इम्पल्स ट्रेन। तो दो सिग्नल हो गए, एक कॉन्टीन्यूअस टाइम सिग्नल हो गया, दूसरा आपका इम्पल्स ट्रेन हो गया। xt और pt को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ द मल्टीप्लायर। तो होगा क्या, आप समझिए, इस इंस्टेंट पे यानी 0th इंस्टेंट पे इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये सिग्नल बचेगा। फिर इससे इस इंस्टेंट पे जो सिग्नल है वो मल्टीप्लाई होगा, इसके बीच में तो 0 है, ये वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आपकी 0 है, तो ये तो वैल्यू हट जाएगी। दूसरा सिमिलरली इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि मल्टीप्लाई होने के बाद एक इंस्टेंट से यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो सिग्नल आएगा वो कुछ नहीं आएगा, कॉन्टिन्यूटी उसकी ब्रेक हो जाए। क्यों? क्योंकि वो 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक 0 देखो, तो क्या होगा, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इम्पल्स फंक्शंस हैं इम्पल्स ट्रेन में, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के सिग्नल आपको मिलेंगे और बाकी सिग्नल क्या हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, तो आपको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल जाएगा। सो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया, द पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन PT इज रिफर्ड टू एज ए सैम्पलिंग फंक्शन। द पीरियड कैपिटल T is the sampling period and the fundamental frequency of PT is defined as omega s is equals to 2 pi by t, which is known as sampling frequency. जो हमने बात करा था, xp is the multiplication of xt and pt and pt, ये देखिए आपका जो impulse train है is the collection of the impulse function। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो देखो, ये अगर n की वैल्यू 0 होगी तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टी प्लस n की वैल्यू 1 रखा, इट बिकम t माइनस टी प्लस ये हो जाएगा आपका t माइनस 2t प्लस यहाँ पे हमने t प्लस टी एंड सो ऑन। यही चीज़ लास्ट में हमने बताया था, बस मैंने 1 2 3 कर दिया था। t की वैल्यू जितना आप यूनिट शिफ्ट करना चाहो उतना कैपिटल T की वैल्यू रख सकते हो। सो PT को हम जो इम्पल्स ट्रेन है वी कैन डिफाइंड एज समेशन n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा t माइनस NT। बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग प्रॉपर्टी ऑफ unit impulse, we know that multiplying xt by unit impulse samples, the value of the signal at the point at which the impulse is located is equals to xt multiplied by delta t minus t naught is equals to x t naught into delta t minus t naught, where xp is an impulse train with the amplitudes of impulses equals to the sampling of xt at the interval by t, that is। तो हम यहाँ पे जो आपका आउटपुट सिग्नल आया है, अगर हम ये कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई करते हैं, देन आउटपुट जो आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आया है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं xpt। व्हाट इज xpt? This is the your xpt after the multiplication of this signal and this signal, impulse train signal and continuous signal। तो आपका xpt will be defined as n is equals to minus infinite to plus infinite x nt delta t minus nt। This is the outcome of जो आपने impulse train से continuous time signal को multiply किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज एक्स पी जे ओमेगा इक्वल्स टू 1/2 पाई। जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखी थी, सेम उसी तरह से 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स जे थीटा पी जे ओमेगा माइनस थीटा डी थीटा। सो every Fourier coefficient of periodic impulse train has same value, that is 1/t, and
सो इफ वी अप्लाई दिस कंसेप्ट ऑन जो आपका सिग्नल है, यानी उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें अप्लाइंग द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, तो जो आपका इम्पल्स ट्रेन है वो पी जे ओमेगा इस बिकम ट्वाइस पाई बाई टी समेशन के इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा एस. सो according to the convolution property with impulse, simply shift the signals, that is x j omega convolution with delta omega minus omega. So, we are able to get x p j omega equals to 1 upon t summation k equals to minus infinite to plus infinite x omega minus k omega s. तो इसी जो आपका एक्स पी टाइम डोमेन में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, एंड आफ्टर अप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म हम इसी सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज करते हैं कोई जो आपने सिग्नल लिया था वी आर टॉक, ये आपका सिग्नल, इसका हम सपोज करते हैं जो स्पेक्ट्रम है, यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो स्पेक्ट्रम आया है वो ये है. ये जरूरी नहीं कि यही हो, हमने ऐसा मान लिया है. लेट जो एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आया है वो एक्स जे ओमेगा है, ये स्पेक्ट्रम है. ठीक, इसी एक्स जे ओमेगा को, क्योंकि बैंड लिमिटेड सिग्नल है, देखो माइनस ओमेगा से लेके प्लस ओमेगा एम तक है ये वैल्यू, इसी एक्स जे ओमेगा जो आपका इम्पल्स ट्रेन है. अब इम्पल्स ट्रेन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो हमारा क्या हो गया, ट्वाइस पाई बाई टी हो गया. ठीक है, इस इम्पल्स ट्रेन से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमको समझ में आता है कि वी विल गेट दिस वन. अब हमको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे हमको ओमेगा एम इज लेस देन ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, या इसको हम कह सकते हैं ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एन. तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो एक, क्योंकि आप देखिए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम हम निकालते हैं, स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है, बार बार रिपीट होता है एक पीरियड के बाद. तो वो कंसेप्ट के हिसाब से भी अगर हम समझें तो ये स्पेक्ट्रम आपका दिया हुआ है और ओवरऑल स्पेक्ट्रम देखेंगे तो यहाँ पे हमको ध्यान क्या रखना है, ये सिग्नल देखो, यानी ये जो आपका एक स्पेक्ट्रम है और जो दूसरा स्पेक्ट्रम है उसके बीच में अंतर है यहाँ पे. क्योंकि आपने ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एम लिया है. सो एक्स जे ओमेगा इज faithfully reproduce at the integer multiple of sampling frequency. If omega s is greater than twice omega m, xt can be recovered exactly from xpt by means of low pass filter with gain capital T and cutoff frequency greater than omega m and less than omega s minus omega m. सिंपल सी बात है कि जब आप ये कंसेप्ट फॉलो करेंगे आपका स्पेक्ट्रम इस तरह से मिलेगा एंड यू आर एबल टू रिकंस्ट्रक्ट द सिग्नल. नेक्स्ट, अगर आप ये कंसेप्ट नहीं फॉलो करते हैं तो जो आपका स्पेक्ट्रम आएगा उसमें ओवरलैपिंग होगी. आप देखो, मीन्स इफ ओमेगा एस इज लेस देन ट्वाइस ओमेगा एम, ओवरलैपिंग है, ये इस पार्ट को हमको समझना पड़ेगा. तो अगर ओवरलैपिंग है तो हमको रिकंस्ट्रक्ट करने में दिक्कत होगी. ठीक है, हमारा सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा. इसको समझते हैं कैसे करेंगे. ये देखिए आप, एक आपका कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी है, इम्पल्स ट्रेन जो मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया था, समेशन एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट डेल्टा टी माइनस एस टी. यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ये आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल मिल गया. फिर यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक लो पास फिल्टर लगाया है जिसका कि ट्रांसफर फंक्शन एक्स जे ओमेगा है. तो सिस्टम फॉर सैम्पलिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन. दूसरा ये वाला जो सिग्नल है इसका स्पेक्ट्रम ये है, रिप्रेजेंटेटिव स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स टी. उसके बाद इम्पल्स ट्रेन वाले कंसेप्ट जो हमने करा है, आपका ये स्पेक्ट्रम मिल जाएगा विच इज़ करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स पी टी. यानी ये स्पेक्ट्रम किसका है, एक्स टी का है, ये स्पेक्ट्रम किसका है, एक्स पी टी का है. नेक्स्ट आपका ये लो पास फिल्टर है जो डिफाइन कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जिसकी क्या है, ओमेगा सी है, मॉड ओमेगा सी है, यानी माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी. सो आइडियल लो पास फिल्टर टू रिकवर एक्स जे ओमेगा फ्रॉम एक्स पी जे ओमेगा. अगेन if you apply
दिस फिल्टर यू विल गेट दिस स्पेक्ट्रम, और इसी का फिर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एक्स टी निकल के आ जाएगा। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जिससे हमको समझना है कि सिग्नल को सैम्पलिंग करो। सो यही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताई थी इज नोन एज सैम्पलिंग थ्योरम। यहाँ पे देखिए सैम्पलिंग थ्योरम, सपोज करते हैं एक्स टी इज ए बैंड लिमिटेड सिग्नल विद एक्स जे ओमेगा इक्वल्स टू 0, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म को जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, फॉर मॉड ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा, एंड इफ एक्स टी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाई सैम्पल एक्स एन टी, एन की वैल्यू क्या है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, एंड ओमेगा एस इज ग्रेटर देन ट्वाइस ओमेगा एम। अगर ये कंसेप्ट है तब तो आपका सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट होगा, जहाँ पे हमको समझना क्या है, ये सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज ट्वाइस पाई बाई टी। सो given these samples we can reconstruct xt by generating a periodic impulse train in which successive impulse have amplitude that are successive sample values, and the impulse stream is then processed through the ideal low pass filter with gain capital T and cutoff frequency greater than omega m and less than omega s minus omega m. So, the resulting output signal will exactly equals to x t. यहाँ पे हमको दूसरी चीज़ें समझनी है। एक तो ये हो गया, तीसरी बात क्या है कि अगर आपका ओमेगा एस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ओमेगा एम, तो जो आपका स्पेक्ट्रम बनेगा वो इसके एग्जैक्ट जहाँ ये ख़त्म होगा पहला वाला स्पेक्ट्रम, यानी एक्स पी जे ओमेगा जो बनेगा यहीं से शुरू होगा। तो वही कहा जाता है फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ओमेगा एम विच इज अंडर द सैम्पलिंग थ्योरम मस्ट बी एक्सीडेड बाय द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज कॉमनली रिफर टू एज न्यूक्विस्ट रेट। मीन्स इस तरह का स्पेक्ट्रम, यानी जब आपका ओमेगा एस इक्वल्स टू ट्वाइस ओमेगा एम है तो वो, एंड इन एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द आइडियल लो पास फिल्टर वुड बी रिप्लेस्ड बाय नॉन आइडियल फिल्टर। यहाँ पर तो हम आइडियल लो पास फिल्टर बात करें, लेकिन आइडियल तो होता नहीं। अगर कोई नॉन आइडियल लो पास फिल्टर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटेड द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक एक्यूरेटली एनफ द प्रॉब्लम। सो हियर एच जे ओमेगा इक्वल्स टू 1 फॉर मॉड ओमेगा इज लेस देन ओमेगा एम एंड एच जे ओमेगा इक्वल्स टू 0 फॉर मॉड ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आइडियल नॉन आइडियल लो पास फिल्टर फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन इज द सैम्पलिंग विद जीरो ऑर्डर होल्ड। जीरो ऑर्डर होल्ड, पहली चीज तो क्या है, बैंड लिमिटेड सिग्नल इज यूनिकली रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सैंपल। लास्ट में हमने देखा था बैंड लिमिटेड सिग्नल है तो हम उसको सैंपल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात यह है लार्ज एम्पलीट्यूड पल्सेस विच अप्रॉक्सीमेट इम्पल्स आर आल्सो रिलेटिवली difficult to generate and transmit, and it is often more convenient to generate the sample signal in a form of referred to as a zero order hold system। and यहाँ पे हम देखते हैं, अगर आप देखिए तो अगर जीरो ऑर्डर होल्ड हम कंसेप्ट वी आर प्रोवाइडिंग जीरो ऑर्डर होल्ड कंसेप्ट, तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि जैसे ये सिग्नल है, इस मैग्नीट्यूड को, इससे मैं और समझाता हूँ, इस मैग्नीट्यूड को ये होल्ड करके रखता है जब तक कि आपका नेक्स्ट इंस्टेंट नहीं आ जाता। यानी इसी जो आपका सिग्नल है कॉन्टिन्यूअस टाइम सिग्नल, उसके इस मैग्नीट्यूड को इसने होल्ड करके रखा, नेक्स्ट इस ड्यूरेशन तक रखा, फिर नेक्स्ट उसी मैग्नीट्यूड को होल्ड करके रखा, नेक्स्ट आपका जो ड्यूरेशन आ गया फिर उस वैल्यू को होल्ड करके रखा, फिर देखो इस वैल्यू को होल्ड करके रखा। तो इसने क्या करा है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है नेक्स्ट। सो सच ए सिस्टम सैंपल xt at a given instant and holds that value until the next instant at which the sample is taken, whatever जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे। सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ xt
from the output of a zero order hold can again be carried out by low pass filter। यहाँ पे भी हम लो पास फिल्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो आपका सिस्टम एक दिख रहा है जो जीरो ऑर्डर होल्ड एज ए इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग followed by LTI system with rectangular impulse response। This is your जीरो ऑर्डर होल्ड सिस्टम आपका दिया गया है। दिस इज योर कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल है। ये देखिए आपने यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रेन का कंसेप्ट मैंने बताया था वो आपने अप्लाई किया। अब देखिए यहाँ पे इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आता, फिर इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आता। अब देखना, इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट पल्स नहीं आता, इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट इम्पल्स नहीं आता, इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट इम्पल्स नहीं है, इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक नेक्स्ट, इस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा जब तक, एंड सो ऑन। सो ये क्या है, वैल्यू को होल्ड करके रखता है एक सैंपल पे जो वैल्यू है। सो यहाँ पे हमको देखना है कि ये आपका PT है, इम्पल्स ट्रेन है, ये XT है, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। यहाँ पे एक सिस्टम आपने लगाया है जिसका इम्पल्स रिस्पॉन्स H0t है। सो टू रिकंस्ट्रक्ट XT फ्रॉम XPT वी कंसीडर ए processing X0t with LTI and with impulse response HT and frequency response HJ ओमेगा। सो यहाँ पे XPT के बाद जो आपका H0t आपने एक फ़िल्टर लगा दिया और उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक आपने सिस्टम लगाया है जिसका कि इम्पल्स रिस्पॉन्स HRT है। दोनों क्या है, कैस्केडेड सिग्नल है। सो कैस्केड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर होल विद द reconstruction filter, the transfer function is defined here which is H0 j omega is equals to e की power minus j omega t 2 sin omega t by 2 divided by omega। एंड इसी ट्रांसफर, ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल के आया है, अगर हम इसी का मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट ड्रॉ करें तो वी विल गेट, दिस इज योर मैग्नीट्यूड प्लॉट which is defined from minus omega s by 2 से लेके plus omega s by 2, and this is your phase plot which is also defined from minus omega s by 2 से plus omega s by 2, and this requires that the reconstruct जो आपने फिल्टर लगाया था यानी HRT, इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है will be equals to e की पावर j ओमेगा कैपिटल T divided by 2 HJ omega upon 2 sin omega t by 2 divided by 2. And for example, to better understand, for example, with cutoff frequency of HJ omega equals to omega s by 2, the ideal magnitude and phase for the reconstruction filter following a zero order hold which is shown in the figure. So, thank you very much.